15 मार्च 1934 को हरि सिंह और बिशन कौर के घर पर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कांशीराम। कांशीराम काशीराम काशीराम कांशीराम काशीराम काशीराम कांशीराम को ये नाम एक खास वजह से मिला। उनके जन्म से पहले ही एक बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बिशन कौर एक बेटे को जन्म देंगी जो बहुत बड़ा नेता बनेगा और अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। जब बिशन कौर सच में एक बेटे को ही जन्म देती हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग उस बाबा के नाम पर ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं कांशीराम। Caste is a big factor in India, and wherever the people from India go, if they don't carry anything with them, at least they carry their caste. कांशीराम का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुरा गांव में रहता था और रामदासिया जाति से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सिखों के चौथे गुरु रामदास ने चमार जाति के लोगों को सिख धर्म में शामिल किया था। सिख समुदाय में आने के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव नहीं रुका। हालांकि कांशीराम का परिवार थोड़ा किस्मत वाला साबित होता है, क्योंकि पिछली 2 पीढ़ी से उनके खानदान के लोग अंग्रेजी सेना में अपनी सर्विस दे रहे थे। कांशीराम के दादा ढेलू राम लाहौर से जवान के तौर पर रिटायर हुए थे और सरकारी वेतन के चलते वो थोड़ी जमीन खरीदने में कामयाब हुए और लेदर टैनिंग का काम भी शुरू करने में वे कामयाब हो जाते हैं। कांशीराम के दादा ढेलू राम के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बिशन सिंह और राचन सिंह भी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और हरि सिंह यानी कांशीराम के पिता खेती करने और लेदर टैनिंग के काम को संभालने के लिए गाँव में ही रुक जाते हैं। इसके चलते परिवार की आमदनी बाकी दलित परिवारों के मुकाबले थोड़ी अच्छी थी और इसी कारण कांशीराम को एजुकेशन पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। कांशीराम का एडमिशन मलकापुर के सरकारी स्कूल में करा दिया जाता है, लेकिन यहाँ दलित बच्चों को अलग से बैठाया जाता था। यहाँ तक कि उनके पीने के पानी का मटका भी अलग से रखा जाता था। कांशीराम के पिता स्कूल में चल रहे इस जातीय भेदभाव का विरोध करते हैं और 5वीं कक्षा में कांशीराम का एडमिशन रोपड़ के ही इस्लामिया स्कूल में करवा देते हैं। आगे कांशीराम अपनी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल से पूरी करते हैं और साल 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज से BSc की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं। कांशीराम का लंबा चौड़ा शरीर और उनकी पर्सनैलिटी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कांशीराम के ताऊजी बिशन सिंह एक किस्सा बताते हैं कि एक बार वो ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी कुछ ऊंची जाति के लोग वहां आते हैं और खेत में चमारों को सबक सिखाने के लिए मारपीट करने की सीखी भगाड़ने लगते हैं। ये सुनते ही कांशीराम आग बबूला हो जाते हैं और कुर्सी उठाकर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है, तो ये राजपाट की लड़ाई है। ये हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। साल 1956 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कांशीराम हायर एजुकेशन की स्टडी के लिए देहरादून स्टाफ कॉलेज चले आते हैं। यहीं UPSC की तैयारी के दौरान ही कांशीराम देहरादून के जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ समय के लिए काम करने लग जाते हैं। दलित प्रेमियों से ये काम होने वाला नहीं है। उनको 50 साल मिले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के दलित प्रेमी हों। 50 साल में उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जिसके लिए फुले शाहू अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उसकी बात आगे नहीं बढ़ाई है। अगर आगे बढ़ानी है तो ये दलितों को ये काम खुद करना होगा। साल 1957 में कांशीराम ने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जाम भी पास कर लिया, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ कांशीराम जॉब कंडीशंस को मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे इस नौकरी की मुख्य शर्त ये थी कि ये नौकरी कंपलसरी रूप से 2 साल तक करनी ही पड़ेगी। इस स्पेसिफिक पीरियड में ये जॉब छोड़ना अलाउड नहीं था, इसलिए कांशीराम इस बॉन्ड को भरने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे बॉन्डेड लेबर नहीं बनना चाहते। डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक खेल चल रहा है इस देश में, जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि अगले ही साल 1958 में कांशीराम को पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिल जाती है। इस संस्थान का नाम बाद में एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि ERDL कर दिया जाता है। कांशीराम ERDL में रिसर्च एसोसिएट की अपनी नौकरी से काफी खुश थे और उनका मकसद सीनियर साइंटिस्ट बनना था, लेकिन 5 साल बाद हुए एक इंसिडेंट के चलते उनकी लाइफ की डायरेक्शन पूरी तरह से बदल
जाती हैं। काशीराम जी, आप इसमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। जिस लेबोरेटरी में कांसीराम जॉब करते थे वहां बुद्ध और अंबेडकर जयंती पर छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन ऊंची जातियों से आने वाले अफसरों ने बुद्ध और अंबेडकर जयंती की छुट्टियां रद्द कर दी और उनकी जगह बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंतियों पर छुट्टियों की घोषणा कर दी। इसे दलित वर्ग से आने वाले एम्प्लॉयज काफी निराश होते हैं। हालांकि अफसरों के डर से किसी ने इस फैसले का विरोध तक नहीं किया, लेकिन 4th क्लास के एक एम्प्लॉय दीना भाना, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले की भंगी कास्ट से आते थे, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को बुद्ध और अंबेडकर जयंती की छुट्टियां कैंसिल करने के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट दर्ज करवा दी। इससे लेबोरेटरी के सीनियर अफसर बड़े नाराज होते हैं। दलित समाज से आने वाले एम्प्लॉयज पर प्रेशर डाला जाने लगता है कि वे अपनी जॉब या छुट्टी में से किसी एक चीज को चूज करें। डर के मारे दूसरे एम्प्लॉयज इस मामले से पीछे हट जाते हैं, लेकिन दीना भाना अकेले ही अपने अफसरों के आगे भिड़ जाते हैं। दीना भाना ने कहा कि उन्हें छुट्टी और जॉब दोनों चाहिए क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दीना भाना का ये प्रोटेस्ट सीनियर अफसरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और दीना भाना से कहा जाता है कि वे अंबेडकर जयंती के दिन भी काम पर आएं, लेकिन दीना भाना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उल्टा अपनी प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के लिए दीना भाना बाल गंगाधर तिलक और गोखले दोनों की जयंतियों वाली छुट्टियों वाले दिन भी काम पर आते हैं। इस काम के लिए दीना भाना को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ये आरोप लगाते हुए कि दीना भाना सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स नहीं मानते। इस केस को कांसीराम भी देख रहे थे और कांसीराम ने दीना भाना से कोर्ट में केस करने के लिए कहा और कहा कि वे पूरी मदद करेंगे। कांसीराम ने 4th क्लास के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सभी को इस इश्यू पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनके राइट्स के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की। इसके साथ ही कांसीराम तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण से मिले, जिन्होंने इस मामले में एक जांच बिठा दी। अंततः कांसीराम और दीना भाना की जीत होती है और दीना भाना को उनके पद पर बहाल कर दिया जाता है। साथ ही अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती पर छुट्टियों को रद्द करने के आदेश को भी अब वापस ले लिया जाता है। साथ ही दोषियों को भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस केस के बाद दलित समाज से आने वाले कर्मचारी कांसीराम को एक लीडर के तौर पर देखने लगते हैं। इन्हीं दिनों कांसीराम पूना के बहुत सारे एजुकेटेड दलितों के कांटेक्ट में आते हैं और एक संगठन बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए कांसीराम ने साल 1964 में अपनी 1st क्लास ऑफिसर की जॉब छोड़ दी और अपने घर वालों के लिए 24 पेजों का एक लेटर भेजकर कुछ कस्में खाई। कांसीराम की बहन सबरन कौर बताती हैं कि कांसीराम ने इस लेटर में कहा था कि वे कभी घर नहीं आएंगे, कभी अपना घर नहीं बनाएंगे। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के घर ही उनके घर होंगे। वे सभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फ्री होंगे। वे अपने रिश्तेदारों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और ना कभी शादी करेंगे, क्योंकि शादी उनके मिशन के फुल डेडिकेशन के रास्ते की रुकावट बनेगी। वे बर्थडे, शादी, अंतिम संस्कार जैसे सोशल फंक्शंस में भी शामिल नहीं होंगे। वे फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, क्योंकि पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है। अब कांसीराम के जीवन का एक ही मकसद था, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करना। कांसीराम के लेटर ने उनके परिवार को शॉक कर दिया था, क्योंकि कांसीराम घर के सबसे बड़े लड़के थे और गवर्नमेंट जॉब में थे और फैमिली को उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। फैमिली ने एक पॉपुलर कांग्रेस विधायक की बेटी से उनकी शादी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए कांसीराम की मां उन्हें अपना डिसीजन चेंज करने के लिए और कन्विंस करने के लिए पुणे जाती हैं, जहां वे 2 महीने रहती हैं। कांसीराम की मां ने कांसीराम को अपने साथ पंजाब वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कांसीराम नहीं माने। आखिरकार वे हार मान कर अपने गांव खवासपुर वापस लौट आती हैं और कांसीराम की एंगेजमेंट तोड़ देती हैं। कांसीराम अपनी बात के पक्के थे, वे अपनी बहन की शादी में नहीं जाते। कुछ दिन बाद उनकी एक बहन की अचानक मौत हो जाती है, लेकिन कांसीराम तब भी अपने घर नहीं गए। वे अपने पिता के भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते, जबकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उनके पिता की अंतिम सांसें चल रही हैं। बड़े बेटे कांसीराम के होते हुए भी उनके छोटे भाई ने ही पिता की चिता को मुखाग्नि दी। आगे कांसीराम ने कभी परिवार से सीधा संपर्क नहीं किया। उनके परिवार को उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती वो दिल्ली और पुणे में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से ही मिलती। उनकी बहनें राखी पर उनका इंतजार करती, लेकिन कांसीराम कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। कांसीराम ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मकसद को ही सबसे ऊपर रखा। कोई किसी को राज नहीं देता है, कोई किसी को सरकार नहीं देता है। जो लेता है तो अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से लेता है।
सबसे पहले कांसीराम ने अपना पहला लक्ष्य पढ़े लिखे दलितों को इकट्ठा करने का बनाया। इस काम के लिए कांसीराम ने साल 1971 में ट्रेड यूनियन के मॉडल पर ही दलितों की ट्रेड यूनियन बनाई और नाम रखा SMCEA यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन। उन दिनों कांसीराम पुणे के डेक्कन जिमखाना एरिया में रहा करते थे। दलित समाज से आने वाले कर्मचारियों को अपने इस संगठन में शामिल करवाने के लिए कांसीराम खुद सरकारी और प्राइवेट ऑफिस जाया करते थे। SMCA के काम को और अधिक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए कांसीराम ने उसका नाम बामसेफ रख दिया यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। धीरे धीरे कांसीराम इंडियन रेलवे, टेलीफोन ऑफिस और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के एम्प्लॉयज को भी साथ जोड़ने लग जाते हैं। कांसीराम अपनी बैठकों में एक लोहे का बक्सा लेकर जाते थे। बक्से में दलितों के रेस्पेक्टेबल इंपोर्टेंट संतों और लीडर्स जैसे अम्बेडकर, रविदास, फूले और पेरियार की तस्वीरें हुआ करती थी। कांसीराम की मीटिंग्स में चलती फिरती प्रदर्शनियां भी होती थी जिन्हें अम्बेडकर मेला ऑन व्हील्स भी कहा जाता था। इस तरह 6 दिसंबर 1973 के दिन कांसीराम हरियाणा के पंचकुला में बामसेफ की एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस तरह ऑफिशियली बामसेफ की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली में रहने वाले दलित समाज से आने वाले एक अधिकारी दौलत राव बांगर के घर पर बामसेफ का पहला टेम्पररी ऑफिस बनाया जाता है जिसे बाद में दिल्ली के ही करोल बाग में शिफ्ट कर लिया जाता है। इस वक्त बामसेफ के सदस्यों की संख्या 2 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी थी जिसमें 500 PhD स्कॉलर्स, 3000 डॉक्टर्स, 15,000 साइंटिस्ट और 70,000 ऑफिस कर्मचारी शामिल थे। कांसीराम के पूना से दिल्ली शिफ्ट होने के पीछे कई वजह थी जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह थी अछूत जातियों में सबसे बड़ी जाति चमार जाति के ज्यादा लोग नॉर्थ इंडिया में रहा करते थे। खुद कांसीराम भी इसी जाति से आते थे। चमार जाति के लोग अब तक कांग्रेस का समर्थन करते आ रहे थे क्योंकि कांग्रेस के पास उनकी जाति के एक नेता थे जगजीवन राम। कांसीराम आरोप लगाते हैं कि जगजीवन राम का काम सिर्फ चमारों को कांग्रेस के बैनर तले रखना था, इसलिए कांसीराम का अगला मकसद चमार जाति के लोगों में कांग्रेस के दबदबे को कमजोर करना था। इन्हीं दिनों साल 1977 में कांसीराम की मुलाकात होती है एक 21 साल की दलित लड़की मायावती से जो खुद चमार जाति से आती थी। उन दिनों मायावती एक प्राइमरी सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही थी। इसके साथ ही वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी और UPSC की तैयारी भी कर रही थी। इसके साथ ही मायावती की अपनी तेज तर्रार भाषणों के कारण पहचान बन चुकी थी। कांसीराम को मायावती के रूप में एक लोकल दलित लीडर मिल जाता है क्योंकि मायावती यूपी से भी थी और दलित समाज की सबसे बड़ी चमार जाति से आती थी, ऊपर से फायर ब्रांड नेता भी थी। इस तरह कांसीराम ने मायावती को भी कन्विंस कर लिया कि वे UPSC की तैयारी छोड़कर उनके साथ दलित समाज को जोड़ने के काम में जुड़ जाएं। एक तरफ कांसीराम की बामसेफ मजबूत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसमें एक कमी थी और वो ये थी कि इसके अधिकतर सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के चलते चुनावों में खड़े नहीं हो सकते थे। इसलिए इस गैप को भरने के लिए 6 दिसंबर 1981 के दिन कांसीराम ने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। हालांकि ये भी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन ये बामसेफ के मुकाबले थोड़ी पॉलिटिकल थी और इसका काम सामान्य दलितों की अवेयरनेस बढ़ाना था और उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर करना था। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज DS4 की मेंबरशिप नहीं ले सकते थे, साथ ही अपर कास्ट जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया भी इस संगठन के सदस्य नहीं बन सकते थे। इन्हें छोड़कर कोई भी 3 रुपए सालाना देकर इसका मेंबर बन सकता था। DS4 का मशहूर नारा था तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। ये नारा एक तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया समुदाय की तरफ इंडिकेट करता था। DS4 के एक्टिविस्ट अपनी साइकिल पर नीला झंडा लगाकर पूरे देश की यात्रा करने लग जाते हैं। कांसीराम का मानना था कि बहुजन समाज के लीडर्स को सिर्फ साइकिल जैसे छोटे व्हीकल का ही यूज करना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे DS4 ने यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में अपनी जगह बना ली। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दुनिया छोड़ने से पहले अपने लेफ्टिनेंट से, अपने मानने वाले लोगों से कहा था कि ये कारवां जहां आज नजर आ रहा है, बहुत मुश्किल और मुसीबत के साथ, बहुत बेइज्जती सहने के बाद मैं इसको इधर तक लाया हूँ। साल 1982 में कांसीराम ने DS4 के दम पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि इन चुनावों में DS4 को मात्र 47,499 वोट ही मिलते हैं, जो टोटल वोट्स का केवल 1.11% था। हालांकि यहां कांसीराम के लिए सब्र करने वाली बात यह थी कि उनकी DS4 को CPI, CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट जैसी बड़ी पार्टियों से ज्यादा वोट मिले थे। DS4 ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ साथ दलितों की सोशल सिचुएशन को भी बेटर करने के लिए भी काम शुरू कर दिया था। साल 1983 और 84 में कांसीराम ने DS4 की एक बड़ी साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की। कांसीराम ने पहली साइकिल रैली 6 दिसंबर 1983 के दिन कन्याकुमारी से शुरू की। इसके बाद 18 दिसंबर 1983 को दूसरी साइकिल रैली कारगिल से शुरू की और तीसरी साइकिल रैली 19 जनवरी 1984 को कोहिमा से शुरू की और
चौथी 28 जनवरी 1984 को जगन्नाथपुरी से और लास्ट और पांचवी रैली 22 फरवरी 1984 के दिन पोरबंदर से शुरू की। कांसीराम की ये साइकिल रैलियां हिट साबित होती हैं। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूँ। इन साइकिल रैलियों में बाबा साहब अमर रहे, कांसीराम जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कांसीराम तेरी नेक कमाई तुमने सोई कौम जगाई। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है, क्षत्रिय ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4 आदि नारे लगाए जाते थे। 15 मार्च 1984 के दिन ये सभी साइकिल रैलियां दिल्ली के बोट क्लब मैदान में आकर मिलती हैं। जब ये मैसिव साइकिल रैली बोट क्लब जाने के लिए दिल्ली के लाल किला मैदान में इकट्ठा हुई तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। दिल्ली के पत्रकारों ने दलित एवं पिछड़ी जातियों के इतने बड़े ग्रुप को इससे पहले कभी कवर नहीं किया था। कांसीराम की रैली अखबारों में छा जाती है और लार्ज स्केल पर दलित ऑफिसर्स और वर्कर्स भी एक्साइटमेंट में अपना काम छोड़कर कांसीराम की इस रैली में शामिल होने के लिए आते हैं। इस साइकिल रैली ने कांसीराम को रातों रात दलितों का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। बड़ी मुश्किल से तो हमें अवसर मिलता है, हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब अलग अलग जगहों से कांसीराम को भाषण देने के लिए इनविटेशन आने लगे। कांसीराम भी इन मीटिंग्स के ऑर्गेनाइजर्स के सामने अपनी कंडीशंस रखते थे, जैसे कि मीटिंग वेन्यू के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई 4 व्हीलर व्हीकल नहीं रहेगा, उनके वजन के प्रोपोर्शन में एक बैग में 12,000 रुपए जमा होने चाहिए और मीटिंग में कम से कम 12,000 लोग होने चाहिए, जिनमें से 3,000 साइकिल राइडर्स होने चाहिए। कांसीराम की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी सारी कंडीशंस तुरंत एक्सेप्ट कर ली जाती थी। इस तरह कांसीराम ने अकेले यूपी में ही करीब 100 मीटिंग्स को एड्रेस किया। अब जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, वे हर दिन करीब 3 मीटिंग्स को एड्रेस करने लगे। इस तरह वे हर दिन लगभग 36,000 लोगों को एड्रेस करते थे और इसी बहाने पार्टी के लिए हर दिन 36,000 रुपए इकट्ठे कर लिया करते थे। कांसीराम ने 2 साल बाद इस पैसे को और भी बढ़ाया और सिर्फ यूपी में ही वे 47 लाख रुपए कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। इस तरह 14 अप्रैल 1984 के दिन यानी डॉक्टर आम्बेडकर के जन्मदिन पर कांसीराम बोट क्लब न्यू दिल्ली में एक नई पार्टी का ऐलान करते हैं और इस नई पार्टी का नाम रखते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। ये वो टाइम था जब OBC आरक्षण के लिए मंडन कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर बहस चल रही थी। इसे कभी भी लागू किया जा सकता था। चूंकि कांसीराम दलितों, OBC और मुसलमानों को मिलाकर बहुजन नाम से एक बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंडल आयोग का खुलकर सपोर्ट किया। इसी साल 13 नवंबर 1984 को लोकसभा चुनावों की घोषणा हो जाती है। इस वक्त BSP को बने हुए केवल 7 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर भी बसपा ने 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। साथ ही मायावती को मुजफ्फरनगर जिले की कैराना सीट से खड़ा कर दिया जाता है। वहीं कांसीराम जांजगीर से चुनाव लड़े, जो तब मध्य प्रदेश में आता था और अब छत्तीसगढ़ में आता है। इस समय तक BSP को इलेक्शन कमीशन से कोई मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए BSP के पास अपना ऑफिशियल इलेक्शन सिंबल नहीं था। इसलिए मायावती और कांसीराम दोनों ही अपनी पार्टी के समर्थन से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कांसीराम और मायावती दोनों ही इस चुनाव में हार जाते हैं, लेकिन दोनों को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। मायावती को जहां 44,445 वोट्स मिले और वे तीसरे नंबर पर आईं, वहीं कांसीराम को 9% वोट्स मिलते हैं। इस इलेक्शन में BSP को टोटल 10 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसमें यूपी से लगभग 6 लाख और पंजाब से लगभग 2 लाख वोट्स आए। इसलिए बसपा अब 1985 में हुए पंजाब असेंबली इलेक्शंस में भी भाग लेती है और पंजाब की 30 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी चुनाव लड़ती है। इस बार BSP को सक्सेस मिलती है और इन 30 सीटों में से 9 सीटें जीतने में बसपा कामयाब हो जाती है। खासतौर पर जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के इलाकों में बसपा ने कांग्रेस को हरा दिया। दरसाल 1985 में कांग्रेस सांसद गिरधारी लाल की मौत हो जाती है। इस कारण बिजनौर लोकसभा सीट पर दोबारा से बाई इलेक्शन होते हैं। इस चुनाव में एक बार फिर BSP सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मायावती चुनाव में खड़ी हो जाती हैं। मायावती के सामने कांग्रेस की मीरा कुमार और लोकदल के रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता थे, लेकिन इसके बावजूद मायावती को 61,504 वोट्स मिलते हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस की मीरा कुमार की जीत होती है, वहीं रामविलास पासवान दूसरे नंबर पर रहते हैं और मायावती तीसरे स्थान पर आती है। देखने में ये मायावती
की हार थी, लेकिन कांसीराम इसे अपनी इनिशियल सक्सेस की तरह देख रहे थे, इसलिए उन्होंने यूपी पर अब और ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। कांसीराम ने अपनी पार्टी बसपा का सिंबल हाथी को चुना। बुद्धिज्म की कहानियों में हाथी का बड़ा महत्व है और भीमराव अंबेडकर के कारण बहुत से दलितों ने भी बुद्धिज्म अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबल भी हाथी ही बनाया था, इसलिए बसपा के लिए भी कांसीराम ने हाथी को ही सिंबल बनाया। इसके साथ ही बसपा ने दलित कम्युनिटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दलित समाज से आने वाले महापुरुषों को प्रचारित करना शुरू कर दिया, जैसे झलकारी बाई, बिजली महाराज, संत रविदास, बालू मेहतर, गंगा बख्श, वीरा पासी, मक्का पासी, माता दीन भंगी, उदा देवी, अवंती बाई, पन्नाधाय और महावीरी देवी। कांसीराम हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोकल एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स की ब्लॉक लेवल कमिटीज बनाते थे। इन कमिटीज का काम गुमनाम दलित हीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का था। बसपा के कार्यकर्ता और नेता आर्टिस्टों के साथ बैठकर इन हीरोज के स्केचेज तैयार करवाने लग जाते हैं, जिन्हें फिर दलित समाज तक पहुंचाया जाता। इस तरह कांसीराम की मेहनत के कारण डॉक्टर अंबेडकर, कबीर और रविदास के पोस्टर्स, कैलेंडर्स उत्तर भारत के दलितों के घरों की दीवारों पर लगाए जाने लग जाते हैं। अपना सपोर्ट दायरा और बढ़ाने के लिए कांसीराम साल 1989 में देश भर में 6 बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनका मोटिव मुसलमानों, दलितों, सिखों और पिछड़ी जातियों, ईसाइयों और आदिवासियों को बीएसपी से जोड़ना था। इस तरह 10 सितंबर 1989 को पहली कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में मुसलमानों के लिए ऑर्गेनाइज की गई। इसके बाद 13 सितंबर को शेड्यूल कास्ट की कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में और 1 अक्टूबर को पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी का कॉन्फ्रेंस कानपुर में, 8 अक्टूबर को सिखों का सम्मेलन लुधियाना में और 15 अक्टूबर को शेड्यूल ट्राइब्स की कॉन्फ्रेंस बिलासपुर में और लास्ट कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में ईसाई कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइज की गई, जिससे बसपा को अपना जनाधार बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। इसी साल 1989 में लोकसभा इलेक्शन भी होते हैं। इन चुनावों में मायावती बिजनौर सीट से खड़ी होती हैं। इस बार भी मायावती के सामने कांग्रेस की मीरा कुमार और जनता दल के रामविलास पासवान थे, लेकिन इस बार मायावती ने इन दोनों ही कद्दावर नेताओं को हरा दिया और बिजनौर से पहली बार सांसद बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांसीराम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अमेठी से खड़े हो जाते हैं। इस चुनाव में अमेठी से महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी भी राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, जिन्हें यूनाइटेड अपोजिशन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। इस कारण ये चुनाव इंटरनेशनल मीडिया में छा जाता है, जिसका फायदा कांसीराम को भी मिलता है। इस चुनाव की बदौलत कांसीराम बीएसपी को ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड लोगों की पार्टी के रूप में रिप्रेजेंट करने में सफल रहते हैं। हालांकि कांसीराम ये चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अमेठी जैसी सीट पर उन्हें 60,000 वोट मिलते हैं, जिससे वे तीसरे स्थान पर रहे। 1989 के चुनावों में बसपा को मायावती समेत 3 सीटों पर जीत मिली और 31 सीट्स पर पार्टी सेकंड पोजीशन पर रही। इसके साथ ही बसपा को यूपी विधानसभा इलेक्शन में भी 13 सीट्स मिलती हैं। एक तरह से इस चुनाव में बसपा की अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी थी। यूपी के रिजल्ट और मायावती की पार्लियामेंट में एंट्री ने बीएसपी को एक ठीक ठाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि पार्लियामेंट में मायावती का पहला टेन्योर काफी छोटा रहता है, क्योंकि वीपी सिंह के लीडरशिप वाली गवर्नमेंट 1 साल के अंदर ही गिर जाती है, जिसके बाद बनी चंद्रशेखर की सरकार भी कुछ ही महीनों के बाद गिर जाती है। इस तरह एक बार फिर 1991 में देश में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। हालांकि 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान यानी 20 मई 1991 के दिन राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इससे जनता में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त सिंपैथी की लहर जाग जाती है। इस कारण बसपा की पॉपुलैरिटी में काफी गिरावट आती है और उसका परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग रहता है। जहां मायावती भी बिजनौर से ये चुनाव हार जाती हैं, वहीं बसपा का भी यूपी में वोट परसेंटेज गिर जाता है। इंटरेस्टिंगली इस बार कांसीराम इटावा से पहली बार लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। ये वो समय था जब राम जन्मभूमि मूवमेंट के चलते बीजेपी की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी और सबसे अधिक फायदा भाजपा को यूपी में ही मिल रहा था। इसी बीच 1992 में बाबरी कांड हो जाता है और भाजपा के कल्याण सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी से दूरी बनाने लग जाती हैं। अगले साल यानी 1993 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनावों से पहले ही बसपा के कांसीराम और सपा के लीडर मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन कर लिया। इस चुनाव में भाजपा को 425 सीट्स वाली यूपी विधानसभा में अकेले ही 177 सीटें आती हैं, लेकिन वह बहुमत से काफी पीछे रह जाती है। इन चुनावों में सपा को 109 सीटें आती हैं और बसपा को 67 सीटें आती हैं। इस तरह सपा और बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी, अन्य छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट एमएलए के सपोर्ट से गठबंधन की सरकार बना ली और कांसीराम के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के नए सीएम बन जाते हैं। मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट के 27 मंत्रियों में से अकेले बसपा के 11 मिनिस्टर
मिनिस्टर्स बनते हैं, लेकिन जल्द ही इस अलायंस के बीच दरार दिखाई देने लगती है। मुलायम सिंह यादव पर बसपा के मेंबर्स को अपनी ओर करने का और बसपा को तोड़ने के आरोप लगते हैं। इसी दौरान वेस्टर्न यूपी में दलितों पर बढ़ते इंसिडेंट्स के कारण कांग्रेस और जनता दल समेत सभी अपोजिशन पार्टीज मुलायम सिंह यादव को हटाकर कांसीराम को चीफ मिनिस्टर बनाने की प्लानिंग करने लग जाती हैं। हालांकि इन्हीं दिनों यानी 1995 के मिडिल में कांसीराम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। कांसीराम हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जूझ रहे थे, इस कारण ये प्लान जमीन पर नहीं आ सका। इसी बीच कांसीराम तक न्यूज पहुंचती है कि मुलायम सिंह यादव बीएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांसीराम खुद इतने हेल्दी नहीं थे कि वे चीफ मिनिस्टर बन सकें, इसलिए उन्होंने मायावती से कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर मुलायम सिंह यादव की सरकार से अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लें और बीजेपी की सपोर्ट से अपनी गवर्नमेंट बनाने का क्लेम करें। 1 जून 1995 को मायावती यूपी के राज्यपाल से मिलती हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर जाती है। इस तरह 3 जून के दिन भाजपा के सपोर्ट से मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। तो अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी बहुजन समाज की नहीं तो सर्व समाज की है। इसके आगे भी यूपी में सरकारें गिरती और बिगड़ती रहीं, कभी मायावती सीएम बनी तो कभी कल्याण सिंह। मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। इधर कांसीराम को एहसास होता जा रहा था कि उनकी हेल्थ हर दिन खराब होती जा रही है, इसलिए साल 2001 में लखनऊ में एक विशाल रैली में कांसीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और बसपा की विरासत मायावती के हवाले कर दी। एक न एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए, इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आगे के दिनों में कांसीराम एकदम बेड रेस्ट पर चले जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है। 10 अगस्त 2003 को कांसीराम अपने वसीयतनामे में भी मायावती को ही अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं और लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि कुमारी मायावती दीर्घायु होकर उस मिशन के लिए काम करती रहें जिसके लिए वे समर्पित हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मरने के बाद मेरी अस्थियां गंगा जमुना में ना बहाई जाएं, बल्कि उन्हें बहुजन समाज केंद्र में रखा जाए ताकि हमारे कार्यकर्ता उससे प्रेरणा ले सकें। मैं ये ख्वाहिश भी रखता हूं कि मृत्यु के उपरांत कुमारी मायावती की भी अस्थियां मेरी अस्थियों के पास पार्टी कार्यालय में रखी जाएं। वसीयतनामे के 1 महीने बाद ही 14 सितंबर 2003 के दिन हैदराबाद में कांसीराम को एक सीवियर ब्रेन स्ट्रोक आता है। उन्हें तुरंत वहीं के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अगले दिन एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली पहुंचाया जाता है और बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। हालांकि 29 अप्रैल 2004 को कांसीराम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन उन्हें फिर से एडमिट होना पड़ता है। जब 1 जुलाई 2004 को कांसीराम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है तो मायावती उन्हें नई दिल्ली के हुमायूं रोड स्थित अपने घर ले जाती हैं। वहीं कांसीराम के फैमिली मेंबर्स और भाई दलवारा सिंह मायावती को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वे कांसीराम को बत्रा हॉस्पिटल से डायरेक्टली उनके घर ले जाने की परमिशन उनकी फैमिली को दें, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। इससे पहले मायावती पर आरोप लगे थे कि वे काशीराम से किसी को मिलने नहीं दे रही थी। एस गौतम की किताब बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम स्मृति ग्रंथ में मायावती और कांसीराम के भाई दलवारा सिंह की खींचातानी के बारे में पता चलता है। मान्यवर कांसीराम स्मृति ग्रंथ के अनुसार इसे लेकर दलवारा सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। 14 जुलाई 2004 के दिन दिल्ली हाईकोर्ट कांसीराम का स्टेटमेंट लेने के लिए एक जुडिशियल रजिस्ट्रार को भेजती है। इस समय कांसीराम अस्पताल से छुट्टी पाने के बाद मायावती के घर पर ठहरे हुए होते हैं। हालांकि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बेस पर दिल्ली हाईकोर्ट कांसीराम के परिवार की पिटीशन को खारिज कर देती है। इसके बाद दलवारा सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, जिसमें कांसीराम की मां मुख्य पिटिशनर होती हैं। इस पिटीशन पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट कांसीराम की कंडीशन की ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर देती है। एम्स वाले आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स वालों को डायरेक्शन दिया कि आप जाकर देखो। इनके घर वाले ये बोलते हैं कि बराबर इलाज नहीं हो रहा है। एम्स की 7 डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है कई बीमारियों में, उनकी टीम आई। उन्होंने कई घंटे मान्यवर कांशीराम जी को एग्जामिन किया और पूरी दवाइयों को देखा कि जो उनकी दवाई चल रही है बराबर, लेकिन उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बारे में रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि जो दवा चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इलाज बहुत बढ़िया चल रहा है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं है। तो इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता, इसके पहले ही कांसीराम की मां का देहांत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट दलवारा सिंह के लॉयर से कहता है कि मुख्य पिटिशनर की डेथ हो चुकी है, इसलिए ये केस वापस ले लिया जाए।
इधर 9 अक्टूबर 2006 के दिन कांसीराम की भी डेथ हो जाती है। कांसीराम की डेथ के तुरंत बाद उनके भाई हरबंश सिंह और बहन सबरन कौर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके भाई की मौत एक अननेचुरल डेथ है और उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि अंतिम संस्कार करने के लिए उनके शव को उनके परिवार को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया। कैसे मौत हुई काशीराम की, किन परिस्थितियों में मौत हुई और ये वाकई मौत थी या फिर हत्या थी, ये सवाल उठाते रहे हैं काशीराम के परिवार के लोग, उनकी बहन, उनके भाई। कांसीराम का शरीर बसपा के नई दिल्ली में मौजूद पार्टी हेडक्वार्टर में वर्कर्स और सपोर्टर्स के दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ले जाया जाता है। मायावती कांसीराम की चिता को आग देने की रस्म अदा करती हैं। वहीं भंते धम्म वीरी योजी नाम के एक बौद्ध पुरोहित कांसीराम की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। वहीं मायावती कांसीराम की इच्छा को पूरा करते हुए उनकी राख को गंगा या यमुना नदी में या किसी अन्य नदी में बहाने की बजाय दिल्ली और लखनऊ के पार्टी हेडक्वार्टर्स में रखवा देती है। ये कहानी थी मान्यवर कांसीराम की, जिन्होंने पंजाब के एक छोटे से गांव से आकर, दलित परिवार से आकर और इतना संघर्ष करके बसपा जैसी एक बड़ी पार्टी खड़ी की, जिन्होंने अपनी सहयोगी मायावती को एक बार नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ ही उन्होंने दलित समाज से आने वाले करोड़ों लोगों में ये विश्वास दिलाया कि वे भी शासक बन सकते हैं और वे भी इस देश पर राज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक कमेंट करने से इस वीडियो को रीच मिलती है और हमें भी मनोबल मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।